हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई हाजिर हो चुके होंगे, उपस्थित हो चुके होंगे इस प्यारी सी वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बायोलॉजी का अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन मैं लेकर आई हूँ आज इसका पार्ट थर्ड, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं और आज हम इस पूरे टॉपिक को कर लेंगे फिनिश। जल्दी से हो जाइए तैयार, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना। भैया बात कुछ इस प्रकार से है कि हाँ, पहले थोड़ा सा चैनल के बारे में जानना तो बनता है भाई। तो चलिए हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12th में यदि आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज्ड फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम कवर कराते हैं और यस, आपके सारे डाउट करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जितना भी आप हमें पढ़ा चुके हैं या जो भी आप हमें पढ़ाने वाले हैं, इन सबके हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो सबके नोट्स मिलेंगे, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप वहां से ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कुछ इस प्रकार से है कि हम आज के इस सेशन में फाइनली कोशिका अंगक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिका के कई सारे अंगक होते हैं, सेल के कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बस वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखी हैं तो भैया जाकर देख लेना, क्योंकि वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बताना चाहती हूँ कि उसे नहीं देखा होगा तो ये कुछ ना समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। जो प्रत्येक कोशिका होती है, यानी जितनी भी कोशिका होती है, उसके चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से कैसा हो, अलग हो। बेसिकली वो झिल्ली या मेम्ब्रेन उसे प्रोटेक्ट करने के रखने का काम करती है बाहर की दूसरी चीजों से। ऐसा बिल्कुल हम कह सकते हैं, है ना। जैसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखने का काम कर रही है, वैसे ही हमारी सेल में क्या होती हैं, झिल्ली होती हैं। ओके, और समझते हैं इसे हम बड़ी और जटिल कोशिकाओं। देखो भाई, जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, यानी कि बड़ी भी हो गई और जटिल, यानी जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचय क्रियाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना और कार्य को क्या दे सके, सहारा दे सके। तो हमने क्या जाना, बड़ी और जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी क्या है, शामिल है। बहुकोशिक जीव बोले तो भैया जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बेटा मिलकर बना हो। हमने ऑलरेडी पढ़कर रखा है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय में वे जीव आते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बड़ी और जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना और काम को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त होती हैं और संरचनाओं झिल्ली युक्त छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी संरचनाओं को उपयोग करती हैं। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि यहाँ पर झिल्ली वाले कोशिकांग की भी बात चल रही है, यहाँ पर उनकी झिल्ली के बारे में बात की जा रही है। साथ साथ यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है, उपापचय क्रिया। मैम ये उपापचय क्रियाओं को हम कैसे समझेंगे? उपापचय क्रियाएं बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए करनी होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या करते हैं, श्वसन, पाचन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से
अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, को भी उपापचय क्रियाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना यानी कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और जो काम होता है उसको क्या कर सके, सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग रखता है। अब आप ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैम ये यूकैरियोटी बोले, तो यहाँ पर यूकैरियोटी लिखा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था यूकैरियोटिक वर्ड आपको मिलेगा, प्रोकैरियोटिक आपको वर्ड मिलेगा। सो बात कुछ इस प्रकार से, दोनों में डिफरेंस तो होता है, अंतर तो होता है, जो ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ये एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक से क्या करता है, अलग करता है, जो अभी हमने पूरा पढ़ा। इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। आप सभी को पता है, हमने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारी कुछ चीजों को देखने में हेल्प करता है, लेकिन अगर हम बाकी की चीजों को और ज्यादा डिटेल में या प्रमुख रूप से उसे देखने जाए तो हमें उसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था, जी हाँ। इसके पहले वाले में सेशन की ही बात कर देती हूँ, आपके बुक में यहाँ अनुभाग शब्द का प्रयोग है, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए बेटा कि इसके पहले वाले, ठीक पहले वाले सेशन में ही मैंने आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में बताया था। पहली बात, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक ही कोशिका का मस्तिष्क होता है। मैंने आपको बताया था कि ये कई सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे शरीर की कोशिका और एक पादप की कोशिका दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में ही उपस्थित होता है, हाँ या ना, ये चीजें हम जान चुके हैं। सो हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है। अंतर्द्रवीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बिल्कुल, अगर हमसे बोलें कि ये सब क्या है तो हम सिंपली बोल देंगे सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक या कोशिकांग भी जिसे हम बोल सकते हैं, और जिन पर हम अभी एक एक करके बिल्कुल विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारी जैसे अंतर्द्रवीय जालिका यहाँ पर लिखी है ना, जिसे हमने क्या देखा था, अंतःप्रद्रव जालिका, बिल्कुल इसे अंतःप्रद्रव जालिका भी कहते हैं। इंग्लिश में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो दो प्रकार का होता है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण भी हमने देखे थे, लाइसोसोम भी हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, हमारे में नहीं पाया जाता है ना। इन सब पे हम एक एक करके अभी विचार करेंगे, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। ये सब अगर नहीं हो तो शायद हमारे द्वारा इतनी सारी जो फंक्शंस होते हैं, हमारे द्वारा इतने सारे जो काम होते हैं, फिर वो ठीक से हो ही नहीं पाएंगे, या हमारा शरीर ठीक तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। सो ये सारे कोशिका या कोशिकांग का या कोशिका अंगक का होना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है भैया, गोल्जी उपकरण है, और ये हमारा क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, सो जहां तक ये समझ ही पा रहे होंगे, इसे हम 1 बाय 1 करके भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्द्रवीय जालिका, ER से, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये रहा बेटा इसका स्ट्रक्चर। सो हमने जब इसे सेल में, कोशिका में देखा था, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर केंद्रिका बनाई थी, है ना, और मैंने आपको बताया था कि भैया ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है, और मैंने आपको बताया था कि इसके ठीक चारों तरफ क्या होता है, ER होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे से ये डॉट्स, जो कि क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए, अब हमने क्या देखा कि इन आधे हिस्सों में जो ये राइबोसोम है, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका बोलेंगे, और जिस हिस्से में वो छोटे छोटे से डॉट्स यानी राइबोसोम नहीं है, वो सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो अब आते हैं, ये इसमें देखा था हमने, घूमी फिरी सी अनियमित आकार की होती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, किसी भी रूप में ऐसे फैली हुई सी होती है, समझ गए। अब हमने देखा कि भैया ये है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, समझ रही हो ना बेटा?
हमने क्या देखा भैया, ये है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और हमने क्या देखा कि बाहर के साइड ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। और हमने देखा कि भैया ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये हमारा क्या है, सो ये हमारी खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका है। और इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ सो भैया ये हमारी चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सो ये होगा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और ये वाला सेक्शन क्या होगा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलो भाई, सो जहां तक मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें ये छोटे छोटे से डॉट्स थे आपको दिख रहे, ये हमारे राइबोसोम होते हैं जो खुरदरे वाले सेक्शन में होते हैं, रफ वाले सेक्शन में होते हैं, स्मूथ वाले सेक्शन पे नहीं होते हैं। चलो अब इन सब के बारे में जानते हैं, सबके काम भी जानेंगे। सो अंतर्द्रवीय जालिका झिल्ली युक्त कोशिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। पहली बात तो ये कैसा होता है, झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, झिल्ली युक्त यानी झिल्ली वाली नलिकाओं से ये युक्त होता है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ बना हुआ होता है। तथा शीट का एक बहुत बड़ा एक तंत्र है, ठीक है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देता है। ये तो सही बोला है, ये हमें लंबी नलिका के रूप में भी दिखाई देता है, अथवा या फिर हम बोल सकते हैं गोल या फिर आयताकार थैलों के रूप में हमें क्या दिखाई देता है, थैलों का भी हम यहाँ पर वर्ड में यूज कर सकते हैं। जनरली आपको बुक्स में इसके लिए पुट्टिका वर्ड मिलेगा, सो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पुट्टिकाओं का ये क्या होता है, बना होता है। सो हमने जान लिया कि भैया अंतःप्रद्रवीय जालिका या अंतर्द्रवीय जालिका ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हमने जान लिया कि ये लंबी नलिका अथवा गोल या फिर आयताकार थैलों या पुट्टिकाओं की तरह हमें दिखाई देता है। अंतर्द्रवीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है। अंतर्द्रवीय जालिका दो प्रकार की होती है भाई, कितने प्रकार की होती है, दो। अब इसे तो बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, एक खुरदुरी होती है और एक बेटा चिकनी होती है। सब नोट्स में नोट डाउन करते चल रहे हो ना, जितने भी एमसीक्यूज में आके कराऊंगी, फिर उसके बाद हम करेंगे जैसे पाठ्यगत, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब जगह ये सब आएगा घूम फिर के, तो ध्यान रखना कहाँ क्या पढ़ा था हमने। ओके, तो ये थी कहानी जो हमने यहाँ पर देख ली। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले की तरफ। भैया जो हमारा RER होता है यानी कि जो रफ वाला सेक्शन है बेटा, यानी कि भैया जो हमारा रफ वाला सेक्शन है, सो RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है। यानी कि कैसे दिखाई पड़ती है भैया, रफ दिखाई देती है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि इस पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया, हमने पहले से ही जानते हैं कि रफ वाले सेक्शन पे राइबोसोम लगे होते हैं, जो बेसिकली क्या काम करते हैं, तो राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है या प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। क्या बोल रहे हैं कि RER क्या करता है, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन तैयार हो जाता है, सो उस तैयार प्रोटीन को जरूरत पड़ने पर यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ER के द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। विशेष रूप से भाई उन भागों में जहां पर किसकी जरूरत होगी, प्रोटीन की। किसकी जरूरत होगी, प्रोटीन की। SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। RER समझ में आ गया भैया, ये क्या कर रहा था, सो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। हमने जान लिया कि जो हमारा SER होता है वो क्या काम करता है, सो जो वसा हो गया यानी कि भैया जो फैट है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं, है ना। फैट या फिर लिपिड अणुओं के बनाने में हेल्प करने का काम कौन करती है, स्मूथ ER करती है। कोई कंफ्यूजन? अरे भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है, सो लाइक शेयर करते चलेंगे। सारे के सारे बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने सारे ही दोस्तों के साथ। तो हमने ये कहानी यहाँ पर जान ली है, जहाँ हमने देखा
कि स्मूथ ईआर वसा और प्रोलिपिड वसा या लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम, ये कोशिकीय क्रिया के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकीय झिल्ली के बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, पहली बात तो ये कोशिकीय क्रिया के लिए कैसा होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कुछ प्रोटीन और जो वसा होते हैं भैया, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो इसका काम क्या होता है भैया, तो काम तो हम कितना सारा देख चुके, लेकिन मेनली इस लाइन का मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, सो भैया ये प्रोटीन और किससे मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। हाँ या ना, ऐसा हमने पढ़ा था। सो हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रोटीन या फिर तथा या वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में हेल्प करता है। डन, सारी बात क्लियर, यहाँ पर हर एक लाइन क्लियर हो गई। आर का क्या काम है, एस का क्या काम है, ओके। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन की भांति भी ये काम करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कुछ अन्य प्रोटीन हो गए, वसा हो गया, एंजाइम हो गए और हार्मोन की भांति ये काम करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर की अगर बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है, क्योंकि ये जालिकाओं में बटी हुई है। इस प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या फिर कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य की बात करें, परिवहन के लिए नलिका के रूप में क्या करती है, काम करती है। कोई कंफ्यूजन? मुख्य रूप से किसके, प्रोटीन। तो ये थी कहानी जो बस मुझे आपको बतानी थी, है ना। थोड़ा सा और जानेंगे, ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी काम करती है। और एक वर्ग के जंतु जिन्हें हम कशेरुकी बोलते हैं, इन्हें भी कहा जाता है कि यकृत की कोशिकाओं में एसईआर विष तथा, ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस तो भैया आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ कि यहाँ ये वाला जो भाग है ना कहीं आपको ये एमसीक्यूज में मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी कहा जाता है, कि यकृत बोले तो बेटा उनके लीवर की कोशिकाओं, यकृत बोले तो उनके लीवर की कोशिकाओं में जो हमारा स्मूथ ईआर है, वो विष और दवाओं को निराविषीकरण करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स इट, यहाँ पर होता है ये वाला सेक्शन फिनिश। अब आएगा हमारा गोल्जी कॉय, पर अभी हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम ईआर को और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है कि भैया ये कैसे दिखाई देता है। जब हमने इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो हमने जाना, हमने पाया कि भैया ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के इस सेक्शन में हमने देखा कि भैया वो हमारा रफ वाला सेक्शन होगा, फिर हमने देखा ये वाला सेक्शन हमारा स्मूथ होगा। ओके, फिर मैम ने आपको सबके एक एक करके क्या बताया भैया, काम। नेक्स्ट आते हैं अब हम गोल्जी उपकरण की तरफ कि इस गोल्जी उपकरण का क्या काम होता है। पहली बात तो आप इस इमेज को ध्यान से देखो, है ना। गोल्जी उपकरण की बात आ रही, जैसे ईआर किस में प्रेजेंट, दोनों, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ईआर दोनों में ही प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी की, ये भी किस में उपस्थित होता है भैया, ये भी प्रेजेंट होता है बोथ, यानी कि दोनों में ही होता है ना, दोनों में ही ये क्या होता है, उपस्थित होता है। देखो आप देख पा रहे हो, प्लांट सेल में आपको यहाँ पर दिख रहा है, वहीं एनिमल सेल में आपको यहाँ दिख रहा है। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने इसकी एक इमेज यूज की थी, देखो यहाँ, ये हमारा क्या है भाई, गोल्जी कॉय, समझ रहे हो, गोल्जी उपकरण जिसे हम बोलते हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और ये हमारा ईआर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी मिलेगा और हमें पादप की कोशिका में भी मिलेगा। हमारे में देखो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, पादप में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो जानते हैं भैया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी।
इनके द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। अब अगर कभी से पूछें, कभी पूछ ले क्या गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो आप बोल देना हाँ जी, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग ही होता है। तो हमने जान लिया कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक सिस्टम, एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कुंडिका कहते हैं। हाँ, तो ये ऐसी तो सजी हुई हैं, आप देखो ना इधर पे, ये एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से सजी हैं, तो ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। तो हमने क्या देखा कि कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा हमें इसके बारे में पता चला। इनके द्वारा वर्णित जो गोल्जी उपकरण है, पहली बात तो वो झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जो चपटी पुट्टिकाओं का एक क्या होता है, तंत्र, चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र होता है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर यानी पैरेलल रूप से सजी रहती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कुंडिका। इन झिल्लियों का संपर्क सीधे किससे होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है, और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को क्या करती है, बनाती है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ER में जिन भी पदार्थ को संश्लेषित सिंथेसाइज किया जाता है उन्हें पैक करने का काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, जहां जहां जरूरत हो वहां भेजने का फिर काम ये करता है। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थों का संचयन होना, जो पदार्थ है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उनका संचयन करना, उनको रूपांतरण करना तथा उन्हें बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। भैया जनरल अगर हम बात करें तो सामान्य शक्कर से कॉम्प्लेक्स यानी जटिल शुगर बनती है, और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाने का काम किया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अब लाइसोसोम। ठीक है, चलो भाई, तो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि यहाँ तक भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक भी जो मैंने आपको समझाया, वो सब बिल्कुल आपके ब्रेन में छप गया होगा, बैठ गया होगा, है ना। तो अब हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे किससे, गोल्जी उपकरण से। तो गोल्जी उपकरण तो हो चुका है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आज मैंने आपको बता दी है, एक तो मैंने आपको अंतः प्रद्रव जालिका पढ़ाई और मैंने आपको गोल्जी उपकरण पढ़ाया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने अगले डिस्कशन की कहानी की तरफ, जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें संरचनात्मक, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, पहली बात तो, है ना, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, तो हमें मेम्ब्रेन भी दिख रही है, इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, और यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी हमें दिख रहे हैं। सो लाइसोसोम के बारे में जानना तो बेटा बनता है। ठीक है, वे बच्चे जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, वे बच्चे जो वीडियो ओपन करके केवल ऐसे निहार रहे हैं, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सोचो कितनी ज़्यादा आवश्यक होगी, और हम तो बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर है, ये हमारे शरीर में बहुत अधिक संख्या में होती है। इन्हीं के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो शरीर के बड़े बड़े अंग कैसे पढ़ोगे। हाँ, क्लास 9th आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन क्लास 10th में इसी का थोड़ा सा हमें एडवांस वर्जन पढ़ना पड़ेगा, जहाँ हमें बॉडी के दूसरे पार्ट्स, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ोगे वो जब यही नहीं पढ़ पा रहे हो तो वे बच्चे जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, वे बच्चे जो केवल निहार रहे हैं, उनको लग रहा है कि वीडियो देख के कंप्लीट कर लिए, सब दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ नहीं बैठेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम की अगर बात करें, लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। किससे घिरी हुई, झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। RER इन एंजाइम्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, RER क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को बेसिकली बनाने का काम करते हैं, वो खुरदुरा वाला। ठीक है, सो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो अपशिष्ट रह जाता है, उसको निपटाने का, फिनिश करने का, उड़ाने का, खत्म करने का काम ये करता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों को सिक्के टूटे फूटे बगे जैसे बाहरी पदार्थ हो गए, और कोशिका कोई ऐसा भी कोशिकांग है
या ऐसा कोई सा कोशिका अंग है जो टूट गया, फूट गया, जिसकी मरम्मत होनी है ना, तो टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। बेसिकली उन चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है और वो कोशिका साफ हो जाती है। ठीक है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, किसकी बात चल रही है बेटा, जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये काम किसका है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या जाना हमने कि भैया लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी इसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। इसमें व्यवधान बोले तो बाधा, रुकावट के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर डेड हो जाती है, क्षतिग्रस्त मतलब ऐसा बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय, है ना, क्षतिग्रस्त मतलब उनको हानि पहुंच जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, चोट पहुंच जाती है, तो लाइसोसोम उस समय फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए कोशिकाओं को हम आत्मघाती थैली या फिर पाचन थैली के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ हम इसे एटम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, इसी के साथ हम इसे एटम बॉम्ब के नाम से भी बेटा जानते हैं। तो हमने क्या देखा, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ जो कोशिकीय मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें व्यवधान यानी बाधा, रुकावट के कारण जब भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है यानी कि उनमें क्षति, नुकसान पहुंच जाता है या फिर वो डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या कर जाते हैं, फट जाते हैं। इसी के साथ और जो एंजाइम है वो अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे आत्मघाती थैली, पाचन थैली, इन सब नामों से जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आ गए हैं हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। सो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये थोड़ा चप्पल जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, चप्पल नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का। सो पहली चीज तो हम बात करें, इसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं, जैसे इसमें एटीपी संश्लेषित दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इसी के साथ साथ मैट्रिक्स हमको दिख रहे हैं, ये हमें ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, है ना, इसी के साथ हमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है, अंदर जो है खाली स्थान भी है। इनर मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है आउटर होगी। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, इनर आउटर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। इवन इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, समझ गए। इवन इसमें क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। भैया ये कोशिका का बिजली घर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं, समझे। ऊर्जा गृह भी बोल दो, बिजली घर भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, इंग्लिश में जैसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें जानते हैं, जैसे बाहरी झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है ना। तो पहले तो हमने जान लिया भैया इसे कोशिका का बिजली ग्रह, ऊर्जा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे द्वारा एक बार सांस लेने में हमारे बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, जिसमें ये हमारी क्या करती है, सहायता करती है। हमारी जो ऊर्जा या जो एनर्जी या जो पावर होती है वो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती है, यानी कि संग्रहित हो जाती है। किसके रूप में संग्रहित होती है, एटीपी के रूप में होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैम ये एटीपी क्या होती है, इसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एनर्जी करेंसी, हिंदी में जिसे हम बोले तो ये होती है भैया ऊर्जा मुद्रा। क्या होती है, ये होती है ऊर्जा मुद्रा।
तो हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली इसकी छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक कैसी होती है, वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। इसी के साथ जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था भैया, डिस्कवर किया था, यानी इसकी खोज की थी। क्या नाम था उनका, दो नाम ध्यान रखिएगा। कोलिकर नाम के ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी, खोज, है ना। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी, खोज की थी। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं उसके बाद अगली कहानी। एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है, बिल्कुल। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। बिल्कुल सही कहा है कि हमारी जो बेटा बॉडी है, यानी कि जो हमारा शरीर है भैया, वो नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए और जितने भी मैकेनिकल वर्क होते हैं या जो यांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो काम होते हैं, वो एटीपी के रूप में स्टोर ऊर्जा के उपयोग करता है। मतलब कार्य के लिए एटीपी में संचित यानी स्टोर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उनका डीएनए अथवा राइबोसोम होते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि इसमें उसका खुद का डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का अपना डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन जो है भैया वो स्वयं ही बनाते हैं। क्या बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन जो है भैया वो खुद ही यानी स्वयं ही बनाने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं लवक की तरफ। कितनी चीजें हो गई, तो यहाँ पर हो गया है ईआर, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 4 इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट आते हैं लवक। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे। ये जो इमेज है, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लवक है इंग्लिश में इसे हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, हिंदी में ये लवक होते हैं। और ये प्लास्टिड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, सो ये होते हैं भैया 3 प्रकार के। कितने, सो प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। किन में, सो ये केवल प्लांट सेल्स में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक चीज और बेटा, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। अगर हम हिंदी में जाले तो जैसे कि एक होता है अवर्णी लवक, वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक, ऐसे ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं। सो लवक केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं, हमारे में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल बोले तो भैया ये एक तरीके का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बोले तो एक तरीके का पिगमेंट होता है। सो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक बोलते हैं, जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल पिगमेंट हो। पौधों में क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि भैया प्लांट्स में अगर हम हरित लवक की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, ये रहा इसका डायग्राम आपके सामने। सो अगर हम इस हरित लवक की बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हेल्प। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर सनलाइट की हेल्प से क्या बनाया जाता है भैया, फूड यानी कि खाना। क्या कहा जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर बेटा सनलाइट की हेल्प से यानी कि भैया सूर्य के प्रकाश से क्या बनाया जाता है, तो खाना बनाया जाता है। और ये खाना कौन बनाते हैं, सो भैया बनाता है प्लांट। प्लांट में भी कौन बनाती हैं, लीव्स बनाती हैं। समझ पा रहे हो भैया, प्लांट में भी कौन बनाती है बेटा, लीव्स बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं। क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, सनलाइट चाहिए होती है। और क्या चाहिए होता है, सो और एटमॉस्फेयर की गैसेस, जिसमें से क्या चाहिए होता है एटमॉस्फेयर से, CO2। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए O2 चाहिए, उसी प्रकार से प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं।
प्लांट CO2 लेता है, O2 को रिलीज करने का काम करता है। सो ये चीजें डन। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी में ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो बेसिकली उसे ग्रीन कलर, येलो कलर प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। इसके अलावा अलग जो है पिगमेंट्स भी होते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, प्राथमिक रूप से ये अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया जैसे पदार्थ जो हैं वो स्टोर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ये स्ट्रोमा में उपस्थित होती है जो बेसिकली इसी का ही क्या है, एक पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में उसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, सो इसमें बहुत सी झिल्ली वाली लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सो वो जो परतें होती हैं तो जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। तो हमने जान लिया क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। लगभग बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही दिखाई देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक में भी अपना DNA और क्या होते हैं, राइबोसोम। सो हमने जाना कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक यानी प्लास्टिड्स में भी क्या होते हैं, अपने DNA और क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रसधानी बोलते हैं, जो जंतु और पादप दोनों में ही पाई जाती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पाई तो दोनों में ही जाती है, ये दोनों में ही क्या की जाती है भैया, पाई जाती है। पर मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि भैया आप इसको देख सकते हो, जैसे ये हमारी क्या है, जंतु कोशिका। सो इसमें ये छोटी सी हमको दिखाई दे रही है, हाँ या ना। लेकिन वहीं अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे तो एक बड़ा सा वैक्यूल, एक बड़ी सी क्या पाई जाती है, रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है। सो रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। किसकी, तो हमने देखा भैया ये जो वैक्यूल है ना वो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ है उनकी कलेक्टिव हम बोल सकते हैं थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं भैया, स्मॉल होती हैं। जी हाँ, मैम ने जस्ट अभी आपको बताया है। जबकि बेटा प्लांट्स में कैसी होती हैं, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बड़ी तो है ही, बहुत बड़ी ही बोलेंगे जैसे हम, तो यस ये हमारे में छोटी छोटी होती हैं और प्लांट्स में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्र की रसधानी की अगर हम बात करें कि माप कोशिका के आयतन यानी वॉल्यूम का 50% से 90% तक होती है। सो कुछ पौधों की कोशिकाओं की जो केंद्र की रसधानी होती है, इसकी माप कोशिका की वॉल्यूम के हम बोल सकते हैं 50% से 90% तक ये बेटा होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही कहा है। ओके चलिए, सो वेरी गुड, वेल डन, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं कि भैया प्लांट्स के लिए बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो रसधानी में प्रेजेंट होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय जीवों यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। इसी के साथ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर से सुनेंगे हम इस दो लाइन को कि एक कोशिकीय जीव फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर में आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अभी अमीबा का एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए यूनिसेलुलर के। ठीक है। सो एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा हो गया, इसकी खाद्य जो है वो रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक अलग संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, जैसे श्वसन, जैसे पोषण, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाने में ये सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है।
अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। बिल्कुल सही। और यहाँ पर होता है ये वाला हमारा पार्ट, बिल्कुल अच्छे से फिनिश, बिल्कुल अच्छे से ओवर। किसी भी सेक्शन पे बेटा आपको लगे कि आपको एक बार और पढ़ना है, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो एक बार पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है, जैसे देखो सबका ब्रेन एक जैसा तो नहीं होता है, एक जैसा, लेकिन सब उसे इक्वली यूज नहीं कर सकते हैं कि मैं जितना यूज कर रही हूँ आप भी उतना करो, ऐसा नहीं है। सो मे बी कुछ स्टूडेंट्स को एक बार में कुछ अच्छे से क्लियर ना हो, कुछ चीजें रह जाए, तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से 2x की स्पीड में देखना होगा, ताकि जो चीजें हमारे दिमाग में डाउट के फॉर्म में रह गई होंगी उस डाउट को हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। सो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। और भाई अभी तक इस प्यारे से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। YT पर भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारे सेशंस जो हैं भैया वो अटेंड कर सकते हैं। और खूब पढ़ाई करें ताकि आपकी फोटोज भी हम यहाँ पर लगा सकें। बाकी ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हिंदी इंग्लिश मीडियम के हमारे टॉप कोर्सेज, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।